नमस्कार मित्रों, एक कहानी मेरी जुबानी फिर लेकर आपके समक्ष 22 लर्निंग स्टूडियो से आज जो कहानी आपको मैं सुना रहा हूं वह है सुहाग रात। हाँ मित्रों, सुहाग रात का नाम आते ही हर व्यक्ति सोचने लग जाता है कि ऐसा क्या है जिसको आप इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में आ चुकी है, सेज सजी है, लेकिन अभी तक भोजन होना बाकी है। इतने में एक लजीज भोजन की खुशबू धीरे धीरे उस कक्ष में आने लगी। दुल्हन को लगा कि अब मेरे लिए भोजन आ रहा है। इतने में उसके पति मनोज एक बड़ा सा थाल लेकर, जिसमें 5 पकवान थे, कमरे में घुसते हैं। सरिता खड़ी होती है और देखती है कि आज सुहाग रात के दिन कौन से 5 पकवान बने हैं। वो थाल डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाता है और उसके बाद मनोज बड़े प्रेम से, उत्सुकता से अपनी नई नवेली दुल्हन से कहता है, प्रिय आ जाओ, हम खाना खाते हैं। सरिता ने कहा, खाना हम खा लेंगे, पहले जरा माँ जी को बुला लीजिए। मनोज ने कहा, माँ थक गई है, सो गई है अपने कमरे में, इसलिए हम लोग ही खाना खाएंगे। सरिता डाइनिंग टेबल के नजदीक आई और बोली, मैं आपसे कह रही हूं, माँ जी थकी मांदी है, इसलिए भूखी ही सो गई है। उन्हें जगाइए ताकि माँ जी के साथ आज हम खाना खाएंगे। मनोज थोड़ा सा उदास हुआ। उसके चेहरे पर क्रोध सी रेखाएं उठने लगी, लेकिन उसने उसको छुपाते हुए कहा, प्रिय, माँ जब सो चुकी है और जब जग जाएगी तो भोजन कर लेगी। अभी उन्हें जगाना ठीक नहीं है। लेकिन सरिता ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि आज की रात का ये पहला खाना हम तीनों मिलकर खाएं, और उससे जो आनंद होगा, जो रसास्वादन होगा, वो अलग होगा। आप जाइए और माँ जी को बुला ले आइए। ऐसा सुनते ही मनोज की त्वरियां चढ़ गई। उसने कहा, माँ जी नहीं आएगी मीन्स नहीं आएगी, तुम आ जाओ, हम लोग खाना खाते हैं। सरिता ने कहा, माँ जी के बिना खाना अधूरा है। मैं चाहती हूं कि माँ जी आ जाए और उसके साथ ही हम खाना खाएं। लेकिन मनोज किसी भी सूरत में मानने वाला नहीं था। उसने कहा, माँ तो मेरी है, जब मुझे ही चिंता नहीं है तो फिर तुम क्यों चिंता कर रही हो। सरिता ने कहा, माँ आपकी हो या मेरी, मेरी सासू माँ है और आपकी माँ है, और वैसे भी माँ तो माँ होती है। उस माँ ने आपके लिए क्या नहीं किया, और आप उन्हें भोजन पे भी नहीं बुला रहे हैं। मनोज ने कहा, आ जाओ प्रिय, समय खराब मत करो, हम लोग मिलके खाना खाते हैं। सरिता थोड़ा सा कठोर हुई और उसने कहा, माँ जी आएगी तो ही खाना होगा, और नहीं नहीं तो फिर क्या कर लोगी। मनोज ने कहा। सरिता ने कहा, करने के लिए जो मैं सोच रही हूं वो बड़ा कठोर निर्णय है। मनोज ने कहा, निर्णय लेना तो हम पुरुषों का काम है, तुम क्या निर्णय लोगी। सरिता ने कहा, मैं निर्णय ले रही हूं, या तो माँ जी को बुला ले आइए, वरना वरना क्या कर लोगी। निर्णय मुझे करना है। यहां मनोज का पुरुषत्व जागा।
उसने कहा, निर्णय मेरा होगा, तुम्हारा निर्णय नहीं चलेगा। सरिता ने कहा, अब निर्णय किसका होता है मैं बता रही हूं। और उसने कहा, माँ जी अगर खाने में साथ नहीं होगी, आप लाना नहीं चाहते, तो ये रही आपकी सुहागरात और मैं तलाक दे रही हूं। तलाक? क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं, ये सुहागरात यहीं समाप्त और मैं चलती हूं, मैं आपको तलाक दे रही हूं। मित्रों, तलाक से शादी का, सुहागरात का ये मंजर तो खत्म हो गया, लेकिन आगे क्या कहानी बनती है जो बहुत ही दिलचस्प है और कहां क्या जाकर के होता है, आइए जरा कहानी को आगे बढ़ाता हूं। कुछ समय बीता, मनोज ने भी दूसरी शादी कर ली और सरिता ने भी दूसरी शादी कर ली। और उसके बाद सरिता के 2 लड़के हुए और मनोज के 2 लड़के और 1 लड़की। समय बीतता गया, बच्चे जवान हुए, उनकी शादियां हुई और देखते ही देखते उम्र परवान पर चढ़ने लगी। 60 के दशक को पार करते हुए एक दिन सरिता ने अपने बेटों से कहा, बेटा, अब मेरी उम्र वानप्रस्थ आश्रम में जाने की हो गई है और मैं चाहती हूं कि अब जबकि मैं सारे दायित्वों से मुक्त हो गई हूं, मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूं। बेटों ने कहा, माताजी, ये तो बहुत अच्छा काम है। योजना बनी और दोनों पुत्रों के साथ, बहुओं के साथ पूरा परिवार 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। 3 धाम की यात्रा संपन्न हुई मित्रों। चौथे धाम की यात्रा करने के बाद, दर्शन वंदन होने के बाद जब ये परिवार बाहर निकला तो बेटों ने कहा, मां, अब हम लोग थक गए हैं, हम चाहते हैं कि आप भोजन कर लें, हम भी भोजन कर लें और थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, पुत्रों ने मां के लिए खाना सजाया। मां जैसे ही खाना खाने बैठी, पुत्रों के लिए भी खाना व्यवस्थित हो गया और जैसे ही सरिता ने पहला कौर उठाया, सामने उसकी एक भिखारी पर नजर पड़ी। वो भिखारी बिल्कुल वृद्ध लग रहा था, चेहरे पर कहीं पर भी ग्लो नहीं था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बढ़े हुए थे। उसकी आंखें उस भोजन को देख रही थी और गिद्ध नजर से इस तरह से भोजन को देख रही थी कि मानो वो कितने ही दिनों का भूखा हो। सरिता को दया आई। उसने अपने बेटों से कहा, बेटा, सामने जो व्यक्ति खड़ा है, ये भिखारी नुमा व्यक्ति, तुम इसे ले जाओ, पास में से ही एक होटल में इसको स्नान करवाइए, कपड़े बदलवाइए। मैं चाहती हूं कि जब हम तीर्थ यात्रा कर लौट रहे हैं और ऐसे में एक भिखारी खाने के लिए लालायित हो रहा है और हम खाना खा रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता, खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम जाओ। इशारा होते ही बेटे निकल गए और कुछ समय के बाद में स्नान आदि करवा कर नए वस्त्रों के साथ उस व्यक्ति को वहां ले आए। सरिता ने अपने बेटों से कहा, इस व्यक्ति का भी खाना हमारे साथ लगा दो। वो व्यक्ति हतप्रभ था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि उसको भूख सता रही थी, इसलिए बिना किसी विचार के तत्काल उसने खाना शुरू कर दिया और उसे तब होश आया जब उसने पूरा खाना खा लिया, पानी पी लिया और उसे लगा कि उसके जीवन में एक सवेरा लौट आया है। सब लोगों ने भोजन किया और जब उठे तब उस व्यक्ति ने उस महिला को और उन बच्चों को बहुत सारी दुआएं दी और प्रणाम करते हुए निकल जाने को कहा। सरिता ने कहा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं कहाँ जाऊं, मेरे जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मेरे 2 लड़के हैं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। बहुएं और लड़के मेरा तिरस्कार कर रहे हैं।
मेरे को मान सम्मान नहीं देते और मैं कई दिनों से भटक रहा हूं। सरिता ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वृद्धाश्रम में भर्ती करा देते हैं, जहां आप अपनी शेष जिंदगी को आराम से बिता सको। वो व्यक्ति उनके साथ चल पड़ा। सरिता के परिवार ने उन्हें एक वृद्धाश्रम में भर्ती करवाया, कुछ पैसे दे दिए और जब रवाना होने लगे तो वह व्यक्ति रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सरिता के पांवों में गिर पड़ा। सरिता ने कहा, क्या कर रहे हैं? ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया है। उसने कहा, नहीं, तुम फरिश्ता हो, तुम देवी हो, तुमने मेरे लिए इतना किया, मेरे परिवार ने तो मुझे छोड़ दिया था। सरिता ने कहा, याद करिए वो सुहाग रात जिस दिन मैंने आपसे कहा था, माँ जी को ले आइए, हम साथ में भोजन करेंगे। इतना कहते ही पूरा का पूरा परिदृश्य फिल्म की भांति मनोज की आंखों के आगे चलने लगा। उसने कहा, तुम सरिता हो? सरिता ने कहा, हाँ। अब काटो तो खून नहीं। मनोज की आंखों में आंसू की धार फूटने लगी और इधर सरिता भी भाव विहल हो उठी। सरिता ने कहा, यदि तुमने उस दिन अपनी मां का आदर किया होता, क्योंकि मुझे लगा कि जो व्यक्ति सुहाग रात को ज्यादा महत्व दे रहा है, अपनी दुल्हन को ज्यादा महत्व दे रहा है और उसकी मां भूखी सोई हुई पड़ी है, मुझे लगा कि यहां इस परिवार में संस्कारों की जबरदस्त कमी है और इसी को लेकर मैंने उसे तलाक लेने का निर्णय कर लिया था। अच्छा होता यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो आज ये दृश्य आपके सामने उपस्थित नहीं होता। मित्रों, कहानी तो यहां खत्म हो रही है, लेकिन कहानी क्या कहना चाहती है? कहानी ये कह रही है, बच्चे घर में जैसा व्यवहार, जैसे संस्कार और जैसी संस्कृति देखते हैं, वे बिल्कुल वैसा का वैसा हूबहू करते हैं। इसलिए आप आज से ही एक संकल्प करें कि अपनी माता के लिए, अपने पिताजी के लिए पूर्ण रूप से संस्कारवान रहें, उनका मान सम्मान करें, कभी भी उनका निरादर नहीं करें, उनका तिरस्कार नहीं करें, क्योंकि अगर आपने अपने माँ बाप का तिरस्कार किया तो ये दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे भी वही करेंगे जो आज आप कर रहे हो। इसलिए समझने और सोचने, चिंतन करने का समय है कि फिर किसी की सुहाग रात यूं ही नहीं बीत जाए। मित्रों, इसी कहानी को यहीं समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 22 ई लर्निंग स्टूडियो से आपके साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।